Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. We are into chapter number 3, that is issue of share. We have covered issue of share part till provisions related to allotment of share. After looking at statutory provisions and general provisions, now the next question in front of us on page number 51 is what are the procedure of allotment of share? What are the procedures of allotment of share? So as a company, when you want to issue shares to the general public, from where we will start? So here are some points which we can refer. Point number 1 is appointment of allotment committee. Appointment of allotment committee. When the subscription list is closed, हमने ऊपर बात की कि जब आप शेयर इशू करेंगे उसका एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है. क्या होता है? सब्सक्रिप्शन पीरियड. और वो सब्सक्रिप्शन पीरियड का जो टाइमिंग है उसका एक लिमिट होता है और उसके अंदर ही आपको क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखिए जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट होता है वो 3 डेज से कम के लिए नहीं और 10 डेज से ज्यादा के लिए ओपन नहीं होना चाहिए. तो इसी बीच में हमें क्या मिलता है? सब्सक्रिप्शन. और जब ये पीरियड एंड हो जाता है उसकी बात करें, व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज क्लोज्ड, the secretary informs the board of directors to make preparation for allotment of share. हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं. Say we have a company over here which want to issue share in the market. So this is our company. हमारे कंपनी का नाम है आबा बाबा लिमिटेड. ठीक है. और ये क्या कर रही है? इट्स गोइंग फॉर IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर. अच्छा, कितना इशू करना चाहती है? हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं. से फॉर एग्जांपल अराउंड 1 लाख इक्विटी शेयर of rupees 10 each. ठीक है. That will give us 10 lakh rupees. तो हमारा जो टोटल कैपिटल कलेक्ट करना है वो कितना कलेक्ट करना है? 10 लाख रुपीज कलेक्ट करना है. तो अब यहाँ पर क्या हुआ था? सबसे पहले हमने जो ROC है वहां पर अपना प्रोस्पेक्टस शो किया. क्या शो किया? प्रोस्पेक्टस. और इसके बाद हमने ओपन मार्केट में इशू किया.
इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्लस इसके साथ में हमने दिया एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो इस प्रोस्पेक्टस के साथ में जो फॉर्म अटैच है उसको फिल करके शेयर करें। नंबर 3, हमने अप्लाई किया फॉर लिस्टिंग, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में हमने अप्लाई किया है लिस्टिंग के लिए। नंबर 4, हम उन्हें एक सब्सक्रिप्शन डेट देंगे कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एप्लीकेशन। सो रिसीव एप्लीकेशन प्लस application money. We can write application form and application money. ठीक है, अच्छा, अभी आप इस बात को इस तरीके से समझिए, जब हम यहाँ पर ये इशू कर रहे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर का, अगर हमारा सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, इफ अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, हम जितना बेचना चाहते थे उतना नहीं बिका। से फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 1 लाख we could have sold, yeah, we would have sold around 90,000 only। बेचना कितना था, 1 लाख, और हमने सेल कितना किया, 90,000। तो क्या ये पूरी तरीके से सब्सक्राइब हुआ, आंसर इज नो। ठीक है, तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं बनता है, जितने लोगों ने मांगा है उन्हें आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 90,000 लोग डिमांड कर रहे हैं तो 90,000 को आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बट अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, क्या हो जाता है, ओवर सब्सक्राइब, व्हाट डज इट मीन, सब्सक्रिप्शन, और वी कैन राइट सब्सक्राइब्ड फॉर 3 लाख शेयर्स, है ना। सेल कितना कर रहे हैं, 1 लाख, और लोग डिमांड कितना कर रहे हैं, 3 लाख। नाउ वी हैव टू टेक डिसीजन कि इसमें से बहुत सारे लोगों का डिमांड फुलफिल होने वाला नहीं है कि नहीं? यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, क्योंकि लोग शेयर डिमांड कर रहे हैं 3 लाख और हमारे पास है देने के लिए 1 लाख। ऐसी सिचुएशन में वी रिक्वायर नाउ अलॉटमेंट कमिटी। कौन चाहिए, अलॉटमेंट कमिटी, जो डिसाइड करेगी किसे शेयर देना है, किसे शेयर नहीं देना है ना, किसको रिजेक्ट करना है। तो ये स्टडी करेंगे सारे के सारे एप्लीकेशंस को, एंड दे विल मेक अ रिपोर्ट, दे विल मेक अ रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन कि किसको शेयर देना चाहिए और किसको शेयर नहीं देना चाहिए। गेटिंग इट। ऐसे में अलॉटमेंट कमेटी का जो भी रिपोर्ट आएगा उसके ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपना डिसीजन देंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर अलॉटमेंट कमेटी कब नीडेड होती है, when the issue is oversubscribed, when the issue is oversubscribed, getting it everyone। तो यहां पर क्या बात की गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी
When the subscription list is closed, the secretary informs the board of directors to make preparation for allotment of share. If the issue is par, subscribed और under subscribed, अगर इशू आपका एट पार पे मतलब 1 लाख शेयर आपने इशू किया और लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइब भी किया, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। या तो आपने 1 लाख शेयर इशू किया और 90,000 सब्सक्राइब हुआ, तो ये भी अंडर सब्सक्राइब है। द बोर्ड कैन डू द अलॉटमेंट, बोर्ड को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, एज यूजुअल वो अलॉटमेंट कर सकते हैं। बट इफ द शेयर इश्यूज इज ओवर सब्सक्राइब, the board has to appoint an allotment committee to undertake the work of allotment, ताकि ये जो देखरेख करना है, किसको शेयर देना है किसको नहीं देना है, ये डिसीजन कौन लेगा, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए कमिटी बनानी पड़ेगी, एंड दैट इज अलॉटमेंट कमिटी। The allotment committee will decide the basis of allotment and submit a report to the board। तो कौन से बेसिस पे अलॉटमेंट किया जाए, है ना, किस तरीके से किसी को ना कहा जाए। ऐसे तो हम नहीं कर सकते कि भाई जिनकी एप्लीकेशन हमें पसंद नहीं आई उसे हम रिजेक्ट कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो उसका कुछ बेसिस होता है, वो बेसिस हम आगे देखेंगे। जैसे एक बेसिस होता है लॉटरी सिस्टम, कि जिनका नाम लॉटरी में निकालेंगे उनका आया तो उनको शेयर दिया जाएगा, और जिनका नाम लॉटरी में नहीं आया उनको शेयर नहीं दिया जाएगा, ये एक लॉटरी सिस्टम होता है, ठीक है। दूसरा होता है प्रेफरेंशियल मेथड, वो ज्यादातर हम प्राइवेट प्लेसमेंट में यूज करते हैं, या हम जिसे देना चाहते हैं उसे हम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कट ऑफ डिसाइड कर लिया कि ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने मिनिमम, हमने ऐसा डिसीजन लिया कि जिन्होंने मिनिमम 500 शेयर्स डिमांड किया होगा, अप्लाई किया होगा, उन्हें शेयर मिलेगा, जिन्होंने 500 से कम शेयर डिमांड किया होगा उनको शेयर नहीं मिलेगा। ऐसा हमने प्रेफरेंशियल मेथड सिलेक्ट कर लिया, ये हो सकता है। तो पहला कौन सा बताया, लॉटरी मेथड, फर्स्ट वन इज लॉटरी मेथड, सेकंड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, और थर्ड वन होता है प्रोरेटा मेथड। कौन सा मेथड, प्रोरेटा। प्रोरेटा मेथड कैसा होता है कि हम किसी को ना नहीं बोलेंगे, बट जितना उसने डिमांड किया ना उससे कम देंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर हम सेल कर रहे थे या हम इशू कर रहे थे 1 लाख इक्विटी शेयर, और डिमांड कितने का आया, 3 लाख इक्विटी शेयर का। तो हमारे पास रेशियो क्या बन गया, हमारे पास बन गया 3:1। मतलब क्या हो गया, जो शेयर होल्डर 3 शेयर डिमांड कर रहा था उसको हम 3 नहीं देंगे, उसको हम 1 ही देंगे। तो किसी ने अगर 300 डिमांड किया तो हम उसको कितना देंगे, ओनली 100। समझ में आया। तो आपने कई बार सुना है ना, देयर इज वन मदर एंड शी इज हैविंग 3 किड्स। कितने किड्स हैं, 3 किड्स, और उसने एक एप्पल लेकर के आया, शी इज हैविंग एन एप्पल। अब ये जो पर्टिकुलर एप्पल है, ये जो मदर है वो क्या करेगी, क्या वो किसी एक ही बच्चे को खिला देगी या उसको डिवाइड करेगी, शी विल कट दिस एप्पल इनटू पीसेस, ठीक है, ताकि सबको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यही है प्रोरेटा मेथड, तो किसी को नाराज नहीं करना है, सबको मिलेगा, बट जितना डिमांड किया उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, दैट इज नोन एज प्रोरेटा मेथड। तो कौन सा बेसिस है, वेदर इट इज लॉटरी मेथड, वेदर इट इज प्रेफरेंशियल मेथड, वेदर इट इज प्रोरेटा मेथड, दैट विल बी डिसाइडेड बाय अलॉटमेंट कमिटी। गेटिंग इट एवरीवन। पॉइंट नंबर 2, होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन किसका था, रिकमेंडेशन था अलॉटमेंट कमिटी का। अब क्या करेंगे, अब एक बोर्ड मीटिंग कर लेंगे। सर ये कमिटी क्या होती है, कमिटी में ना बोर्ड के ही कुछ डायरेक्टर बैठे रहते हैं। से फॉर एग्जांपल वी हैव टोटल 12 डायरेक्टर्स। हाउ मेनी डायरेक्टर्स वी हैव, 12 डायरेक्टर्स। अब ये 12 के 12 डायरेक्टर बार बार तो मीटिंग नहीं कर सकते, तो हम इश्यू ऑफ शेयर के लिए इसमें से 5 डायरेक्टर का एक कमिटी बना देते हैं। हाउ मेनी डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर। तो ये क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि क्या क्या करना चाहिए, और इसके बाद क्या करेंगे,
फाइनल स्टेज पे वो रिपोर्ट के ऊपर चर्चा होगी और उसके लिए हम करेंगे बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में बेसिस डिसाइड होगा। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय अलॉटमेंट कमिटी। ये अप्रूव करता है कि भाई आपने क्या फॉर्मूला डिजाइन किया है, उसको हम अप्रूव करेंगे। A representative of SEBI is also present when the allotment committee prepares the allotment formula। तो यहाँ पर फॉर्मूला डिसाइड करने के समय SEBI का रिप्रेजेंटेशन, SEBI कौन है? SEBI is the highest authority who regulates companies, है ना। इंडियन कंपनीज एक्ट या कंपनीज एक्ट 2013 के बाद जो रेगुलेट करता है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है कंपनीज के ऊपर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सेबी इज द फादर ऑफ कंपनी, है ना। आरओसी इज मदर, तो सेबी कौन है? फादर। ये आ रहा है समझ में? क्यों? उसकी बात माननी पड़ेगी, बट आप एग्जाम में ऐसा मत लिखना आरओसी इज मदर, सेबी इज फादर। दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बट सेबी के ऑफिसर को कोई नकार सकता नहीं है। तो सेबी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी वहां पर प्रेजेंट होंगे ताकि आपका बेसिस डिसाइड करने में कोई बायस ना हो, है ना। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसका ध्यान रखते हैं सेबी के रिप्रेजेंटेटिव। If the shares are listed, the formula has to be approved by authorities of the concerned stock exchange। अगर आपने अपना शेयर को लिस्टिंग करवाया, हमने बात की ना इसके पहले कि आपको अपना जो पर्टिकुलर शेयर है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, किसी स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना है? लिस्टिंग आपने कराया है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज से आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। वहां की जो अथॉरिटी है वो भी क्या देंगे? आपको अप्रूवल देंगे, ठीक है। Once the allotment formula is approved, the application and allotment list is made। एक बार फॉर्मूला रेडी हो गया तो हमको क्या करना है? जो एप्लीकेशन आया था, तो एप्लीकेशन लिस्ट से हम अलॉटमेंट लिस्ट बनाएंगे कि किसको किसको शेयर देना है और किसको किसको शेयर नहीं देना है, मतलब रिजेक्ट करना है। This list contains the name of the allottees, that is the applicants who will be allotted share। तो किसको किसको शेयर देना है वो एक अलॉटमेंट लिस्ट बनाया जाएगा। द लिस्ट हैज टू बी साइंड बाय द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है ये सेक्रेटरी और चेयरमैन दोनों साइन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको दो पर्टिकुलर पार्टीज का रोल नजर आता है। पहली अलॉटमेंट कमिटी क्यों बनाई गई? क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हुआ था, तो किसको शेयर देना है किसको नहीं देना है वो डिसाइड करने के लिए, उस पर डिसीजन लेने के लिए तो एक कमिटी बना दी गई। वो कमिटी डिसाइड करेगी और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड करेगी और रिकमेंड करेगी कि क्या होना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हमने बोर्ड मीटिंग बुलाई और बोर्ड मीटिंग अलॉटमेंट कमिटी द्वारा दिए गए जो भी सजेशंस हैं उसको क्या करेगी? अप्रूव करेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। अब एक बार हमारा अलॉटमेंट लिस्ट तैयार हो गया, मतलब हमने पता कर लिया कि किसको देना है किसको नहीं देना है, तो बोर्ड में डिसीजन पास होगा और इस डिसीजन को बोला जाता है रेजोल्यूशन। क्या बोला जाता है? रेजोल्यूशन। एट द बोर्ड मीटिंग अ रेजोल्यूशन इज पास टू अलॉट शेयर्स। क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है अलॉटमेंट की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे तभी जाकर के हम इशू कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। The resolution also authorizes the secretary to issue letter of allotment and letter of regret। तो ये रेजोल्यूशन में हम ये भी पास करते हैं कि सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी है कि जिसको शेयर अलॉट हुआ है उनको इंफॉर्मेशन भेजे इन लेटर फॉर्म। क्या इंफॉर्मेशन भेजेंगे? जिनको शेयर अलॉट हुआ है उनको जाएगा अलॉटमेंट लेटर या लेटर ऑफ अलॉटमेंट, और जिनको शेयर नहीं मिल पाया उनको भेजा जाएगा लेटर ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? हमें दुख हुआ या हमें खेद है कि आपने जो अप्लाई किया था आपको वो शेयर्स नहीं मिल पाए, ऐसा हम उन्हें लेटर लिखते हैं, लेटर ऑफ रिग्रेट। Secretary has to send letter of allotment to allottees, that is those applicants whose name appear in the application and allotment list। जिसको शेयर मिला
या जिसका नाम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिस्ट में है उन्हें अलॉटमेंट लेटर भेजा जाता है। सेक्रेटरी हैज टू सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट टू दोज एप्लीकेंट टू whom नो शेयर्स हैव बीन इशूड। जिनको कोई शेयर नहीं मिला तो उनका बैड लक है, यही बताने के लिए लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लेटर दो टाइप के हैं, एक है लेटर ऑफ अलॉटमेंट और दूसरा है लेटर ऑफ रिग्रेट। अलॉटमेंट किसको भेजा जाता है? जिसका नाम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिस्ट में है। और रिग्रेट किसको भेजा जाता है? जिसका नाम नहीं है या जिसको शेयर इशू नहीं हुआ। अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ रिग्रेट द एप्लीकेशन मनी इज ऑल्सो रिफंडेड। ये भी ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ हम लेटर ऑफ रिग्रेट नहीं भेजेंगे, उन्होंने जो एप्लीकेशन के समय पैसा भरा था ना वो भी उनको रिफंड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिफंड किया जाएगा। गेटिंग इट? तो यहां पर आपको देखना है कि जो लेटर ऑफ रिग्रेट है उसके साथ में क्या आने वाला है? रिफंड ऑर्डर। क्या आएगा? रिफंड ऑर्डर। रिफंड ऑर्डर क्या हो? चेक के जैसा होता है कि आपने जो पैसा भरा था एप्लीकेशन के समय आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है। हालांकि आज की तारीख में ऐसा नहीं होता है। आज की तारीख में जो भी आप पैसा वहां पर जमा करते हो वो आपके ही अकाउंट में फ्रीज हो जाता है। ठीक है ना, जिसको हम एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। और जब अलॉटमेंट होता है तो पैसा कट जाएगा, अलॉटमेंट नहीं हुआ देन वो फ्री हो जाएगा। ठीक है। सो कंपनी which issue shares in electronic mode does not issue allotment letter। अगर कंपनी आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड या डीमेट मोड में शेयर इशू करती है तो वो अलॉटमेंट लेटर नहीं देती है। कंपनी इन्फॉर्म्स द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी दैट इज एनएसडीएल और सीडीएसएल अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। वो किसको बताती है? रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन होता है? डिपॉजिटरी शेयर को मटेरियल फॉर्मेट में से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है। तो कंपनी जब डीमेट मोड में शेयर इशू करती है तो बीच में होता है एक डिपॉजिटरी। कौन होता है? डिपॉजिटरी। ठीक है। तो ये कौन है? ये कंपनी है। एज यूजुअल हमारी कंपनी का नाम है आबा बाबा लिमिटेड। इसने क्या किया? आईपीओ इशू किया है। कौन से फॉर्मेट में? इक्विटी शेयर फॉर्मेट में, विच इज मटेरियल। मटेरियल मतलब हार्ड कॉपी में बोल सकता हूँ या फिर मैं बोल सकता हूँ पेपर फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? पेपर फॉर्मेट। अब ये किसके पास जाएगा? एनएसडीएल। इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है वो हम बाद में करेंगे। या फिर सीडीएसएल। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी। क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी क्या करते हैं? आपका जो पेपर फॉर्मेट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ई फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कन्वर्ट होने के बाद फिर एक और यहां पर एजेंसी आ जाता है विच इज नोन एज डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ई फॉर्मेट से यहां पर आ जाता है। और हमारा जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर है या इन्वेस्टर है उसने क्या किया है? यहां पर अकाउंट ओपन करके रखा है विच इज नोन एज डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट। ठीक है ना। तो ये जो ई फॉर्मेट वाला शेयर है वो उसके इस अकाउंट में जो भी उसने नंबर दिया है उसमें आकर के डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर कितने पार्टीज हो गई? एक तो खुद कंपनी, दूसरा डिपॉजिटरी, तीसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और लास्ट में कौन आ गया? इन्वेस्टर। बराबर है। तो जब डीमेट फॉर्म होता है तो शेयर आपके अकाउंट में जाता है। कहाँ जाता है? आपके डीमेट अकाउंट। तो यही बात यहां पर की गई है। इट प्रोवाइड्स द डिपॉजिटरी विद द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट्स हु हैव बीन अलॉटेड शेयर। तो कंपनी इन्वेस्टर का डिटेल
शेयर करती है डिपॉजिटरी के साथ में, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर उसको अलॉट किए गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो NSDL है, CDSL है, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अकाउंट में उतने शेयर क्रेडिट कर देती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4, दैट इज कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब पैसा यहाँ पर क्या होगा, कलेक्ट करेंगे अलॉटमेंट मनी। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हम जो अमाउंट यहाँ पर कलेक्ट कर रहे थे, आपको याद है कि जो पर्टिकुलर इशू प्राइस है, कई बार कंपनी एट अ टाइम पूरा पैसा डिमांड नहीं करती। ठीक है ना, इशू प्राइस फॉर एग्जांपल 1 शेयर का 10 रुपीज है, तो कंपनी ने डिसाइड किया था कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी हम ले लेंगे से अबाउट 3 रुपीज। फिर जब हम शेयर अलॉट करेंगे तो उनसे लिया जाता है अलॉटमेंट मनी। क्या लिया जाता है, अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी में यहाँ पर 2 रुपीज रख देता हूं, और उसके बाद होता है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। डिपेंड, हो सकता है फर्स्ट कॉल में ही सारा पैसा ले लें या सेकेंड कॉल में ले लें। तो कितने कॉल करना है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन कंपनी। सो 2 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपी। इस तरीके से ये पूरा अमाउंट आप देखेंगे तो टोटल कितना कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, 10 रुपीज। तो ये वाला जो नंबर कब आएगा अलॉटमेंट वाला, जिस व्यक्ति को हम शेयर अलॉट कर देंगे ना, फिर उससे पैसा मांगना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिमांडिंग अलॉटमेंट मनी। हम उसको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको कंपनी शेयर अलॉट कर रही है, तो आपको क्या करना है, आपको और 2 रुपए भरना है हर एक शेयर के ऊपर। से फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने 1000 शेयर्स डिमांड किया था, तो उसको इंटू 2 रुपीज कितना पे करना पड़ेगा, उसको 2000 रुपीज अलॉटमेंट मनी का भरना पड़ेगा। समझ में आया क्या? द लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट्स द मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट। जब हम लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजेंगे, जब हम बोलेंगे कि हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जितना शेयर आपने डिमांड किया था उतना शेयर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ हम बताएंगे कि आगे आपको अलॉटमेंट मनी भी भरना है, और उसका टाइम पीरियड बताएंगे। द मनी हैज टू बी पेड इन द बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। इसका क्या मतलब हो गया, जो बैंक हमने अकाउंट बताया है और जो टाइम पीरियड हमने बताया है, उस पीरियड के अंदर ही आपको ये अलॉटमेंट मनी जमा कराना है। फॉर ऑल पब्लिक इशू एंड राइट इशू फ्रॉम जनवरी 2016 ASBA इज मैंडेटरी। व्हाट इज ASBA? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये एक एस्क्रो अकाउंट के जैसा होता है। मैंने बताया कि जहां पर आपका एप्लीकेशन मनी डिडक्ट नहीं होता, आपके ही अकाउंट में फ्रीज हो जाता है, यू कैन नॉट यूज इट, और जैसे ही आपको अलॉट होगा आपका पैसा उतना डिडक्ट हो जाएगा। It is an application made by an applicant who to his bank to block the application money in the bank account. In the case of allotment, the application money or the full issue value of the share is transferred to the company's banker. अगर शेयर आपको अलॉट हुआ तो पूरा पैसा चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, कंपनी के अकाउंट में। और अलॉट नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और फिर आप अपना पैसा अपने तरीके से यूज कर सकते। ये समझ में आया आपको, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ASBA। लिसन वंस अगेन, से फॉर एग्जांपल इन योर बैंक अकाउंट, ये आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, और आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज है। हाउ मच यू हैव, यू हैव 1 लाख रुपीज विथ यू इन योर अकाउंट। और आपको क्या करना था, आपको शेयर परचेस करना था, ठीक है, और शेयर का जो इशू प्राइस है वो कितना है, 10। आप चाहते थे आप 1000 इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई करें,
तो 1000 इक्विटी शेयर के लिए पर शेयर आपको कितना देना होगा, 3 रुपीज। तो 1000 के पीछे 3 रुपीज, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इज 3000, है ना। तो आप क्या करोगे, ये बात आप अपने बैंक को बताओगे कि मैंने शेयर के लिए अप्लाई किया। वैसा फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है, तो बैंक क्या करेगा, आपके ही अकाउंट में, ठीक है ना, ये क्या कर देगा, 3000 रुपीज को फ्रीज कर देगा। तो अगर आपको अब पैसे यूज करने हैं तो आप सिर्फ कितने पैसे यूज कर सकते हो, 97,000 आप यूज कर सकते हो, 3000 यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपने किसके लिए रखा है, एप्लीकेशन के लिए रखा है। अगर कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देती है तो ये पैसा क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, कंपनी के अकाउंट में। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो ये अमाउंट फ्री हो जाएगा, तो आपके अकाउंट में टोटल 1 लाख रुपीज आप यूज कर सकते हैं। हेलो, गेटिंग दिस पॉइंट। नेक्स्ट प्रोसीजर is arrangement relating to letter of renunciation. Letter of renunciation. What is letter of renunciation, मैंने आपको बताया था, तो एक बार इसके ऊपर गौर करते हैं। An applicant who has been allotted shares can renounce the share in the favor of another person. तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको शेयर मिला हुआ है, क्या वो शेयर किसी और को रिनाउंस कर सकता है? आंसर इज यस। The applicant has to fill up a form for renunciation and submit it with the original copy of the letter of allotment to the company. उसको फॉर्म फिलअप करके लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ में कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। After approval from the board, secretary enters the name of the new allottee in the application and allotment list. ठीक है, तो इस बात को हम समझते हैं व्हाट इज लेटर ऑफ रिनंसिएशन। अभी कंपनी आपको क्या कर रही थी, शेयर दे रही थी। ये हमारी कंपनी है, आबा बाबा लिमिटेड, ठीक है। और यहां पर हो आप, अच्छा। अभी आपने यहां पर शेयर के लिए अप्लाई किया। सपोज कंपनी जो भी शेयर इशू कर रही थी आईपीओ के थ्रू, आपने क्या किया, यू अप्लाइड और सब्सक्राइब फॉर द सेम। अच्छा, सब्सक्राइब किया, कितने शेयर सब्सक्राइब किया आपने, 1000 शेयर सब्सक्राइब किया, ठीक है ना, 1000 इक्विटी शेयर। और जो एप्लीकेशन मनी पे करना था, क्या पे करना था, एप्लीकेशन मनी, वो कितना था, सपोज 3 रुपीज था, ये आपने पे कर दिया। तो टोटल अभी तक आप कितना पे कर चुके हैं, 3000 आप पे कर चुके हैं, बराबर है। अब आगे क्या हुआ, कंपनी ने आपको शेयर अलॉट कर दिया, इन्फॉर्म किया। कैसे इन्फॉर्म किया, लेटर ऑफ अलॉटमेंट से, कि आपको हमने शेयर अलॉट कर दिया है। और अब आपको क्या पे करना है, आपको 2 रुपीज अलॉटमेंट मनी भी पे करना है। और जैसे जैसे हम आपको कॉल करेंगे, बात समझ में आती है ना, यहाँ पर देखिए, पहले एप्लीकेशन मनी था, फिर हम क्या मांगेंगे, अलॉटमेंट, और बाद में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा हम डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इनको बोला कि अब आप अलॉटमेंट मनी पे क्या कीजिए, 1000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से आप अलॉटमेंट मनी पे कर दीजिए, कितना, 2000। लेकिन ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, मेरे को अब ये शेयर नहीं चाहिए, मुझे ये शेयर नहीं चाहिए, मैंने खरीद लिया था लेकिन कुछ रीजन है, सपोज फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, कुछ आ गया ऐसा सिचुएशन, अब मैं ये शेयर लेना नहीं चाहता। तो क्या ये व्यक्ति अपना शेयर किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है? आंसर इज यस। अभी देखो,
शेयर अभी तक उसके नाम पे हुआ नहीं है ना। अभी तो क्या हुआ है, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा भरेगा तब बात आगे बढ़ेगी, अलॉटमेंट का पैसा बढ़ेगा तब बात आगे बढ़ेगी। तो इसने अभी तक पैसा भरा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करना चाहता है अभी, ये चाहता है कि मेरा शेयर किसे मिल जाए, इस व्यक्ति को मिल जाए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसको हम रिनंसिएशन फॉर्म कहते हैं। रिनंसिएशन फॉर्म, ये फॉर्म वो फिलअप करेगा और इसके साथ ओरिजिनल कॉपी, किसका ओरिजिनल कॉपी, जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिला था ना, हम इसको शॉर्ट में LOA बोलते हैं, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, इसका कॉपी सबमिट करेगा और इस फॉर्म में लिख करके देगा कि वो अपना शेयर मिस्टर एक्स को क्या करना चाहता है, रिनाउंस करना चाहता है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास जो रजिस्टर रहेगा, शेयर होल्डर्स रजिस्टर, उसमें क्या करेंगे, इसका नाम कट करके इसका नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर ये जो 1000 शेयर है अब ये किसके नाम पे चला गया, इसके नाम पे चला गया। तो आगे का जो भी पेमेंट है ना, आगे का अलॉटमेंट मनी बोलिए, कॉल मनी बोलिए, सब कौन भरेगा, मिस्टर एक्स। सर इसको, इसने जो पैसा भरा था एप्लीकेशन मनी, उसका क्या होगा, सपोज मिस्टर ए है, तो ए ने 3000 भरा था ना, वो क्या करेगा, वो मिस्टर एक्स से ले लेगा, ठीक है ना। इससे वो जितने भी सेल करना चाहता है, 3000 4000 जो भी उसका रेट है, तो 3000 रुपीज वो उससे क्या करेगा, ले लेगा। ये बात समझ में आई क्या। तो इस तरीके से आप अपने शेयर को रिनाउंस भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिनाउंस। तो इसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा किसको, सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ने वो फॉर्म सेंड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। ये क्या चीज है, स्प्लिटिंग कहां से आ गया, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, यस व्हाट इज स्प्लिटिंग। स्प्लिट करना मतलब डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल, कंपनी से जब आपको शेयर अलॉट हुए, कंपनी से जब आपको शेयर अलॉट हुए तो कितने हुए, 1000 इक्विटी शेयर। हम छोटा नंबर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर आपने आपकी कैपेसिटी नहीं थी, मतलब जब शेयर अलॉट हुआ ना, अब आपको आगे पैसे वगैरह भरना है, तो आप सोच रहे हो कि नहीं 1000 शेयर बहुत ज्यादा हो गया, आगे मैं इसके कैसे पैसे भरूंगा, बेटर इसमें से मैं क्या कर दूं, कुछ शेयर बेच देता हूं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्प्लिट करने के लिए वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हो। स्प्लिट करना मतलब डिवाइड करना। ये जो पर्टिकुलर शेयर है 1000 शेयर, आप डिवाइड कर सकते हो। आप बोलोगे एक काम करो, मुझको ना 200 के शेयर दे दो, मतलब एक सर्टिफिकेट 200 का, तो टोटल कितने सर्टिफिकेट हो जाएंगे आपके पास, 5 सर्टिफिकेट। ऐसे ही स्प्लिट हो गया, है ना। तो टोटल आपके पास कितने सर्टिफिकेट हो जाएंगे, 5 सर्टिफिकेट, और टोटल मिला के 1000 इक्विटी शेयर। तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब डिवाइड कर देना। Sometimes the applicant who has been allotted shares can request for splitting of allotment letters. Splitting means putting the share in one or more names. तो splitting मतलब एक या दो नाम पे हम शेयर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। After getting the approval of the board for the splitting, secretary enters the detail of the split in the list of split allotment. Secretary has to also issue split letters. तो secretary को उसके accordingly split letter भी issue करना पड़ता है। ये क्यों किया ऐसा, सहूलियत के लिए, मतलब फ्यूचर में जाकर उसको क्या करना है,
थोड़ा थोड़ा करके अपने शेयर्स को सेल करना है ना, तो वो नहीं चाहता कि उसके सारे शेयर एक ही सर्टिफिकेट में हो। जनरली क्या होता है, जितना शेयर आपने परचेस किया है ना, उसका लॉट होता है। फॉर एग्जांपल एक सर्टिफिकेट के अंदर 100 शेयर्स हैं या 200 शेयर्स हैं, तो आपको जिस वे में उसका स्प्लिटिंग चाहिए उस वे में सेक्रेटरी आपको स्प्लिट करके देगा। गेटिंग इट? स्प्लिट मतलब डिवाइड करके देगा, ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। नेक्स्ट है फाइल रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न्स फाइल करने का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग टोटल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या होता है, जो आपकी माँ है, कौन है? आरओसी, कंपनी की जो माँ है आरओसी, उसको हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या इन्फॉर्म करना पड़ेगा? कि ये जो अलॉटमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ, आपने बेसिस कैसे डिसाइड किया, आपने अलॉटमेंट प्रोसीजर को कैसे कंप्लीट किया, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। किसको शेयर दिया, किसको नहीं दिया, नहीं दिया तो रिफंड दिया कि नहीं दिया, है ना। सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसको? आरओसी को। सेक्रेटरी हैज टू फाइल रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। मतलब जैसे आपने अलॉटमेंट कर दिया शेयर का, तो उसके 30 डेज के अंदर, हाउ मेनी डेज? 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। द रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट कंटेन्स द डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। क्या क्या होगा इसमें? कि शेयर्स आपने किनको अलॉट किए हैं, इंक्लूडिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द अलॉटी, उनके नाम, उनके एड्रेस, वैल्यू ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने अमाउंट का शेयर आपने अलॉट किया है, अमाउंट पेड और पेबल ऑन ईच शेयर, हर एक शेयर के ऊपर कितना अमाउंट अभी तक पेड हो चुका है, कितना पे करना और बाकी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न्स फाइल करते समय प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। अब क्या होगा यहां पर कंपनी को जितने भी शेयर होल्डर हैं उनका एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आपका नाम, आपका डिटेल हमने एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखा है, जिसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स रजिस्टर। क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स रजिस्टर। उस तरीके से जितने भी शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने शेयर परचेस किए हैं, उनका सारा इंफॉर्मेशन एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा, विच इज नोन एज रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है। ये कौन मेंटेन करेगा? ये जवाबदारी है सेक्रेटरी की। Secretary has to enter the names of all those applicants who have paid the allotment money। जिसने इसने allotment money भरा है उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में वो लिखेगा। नाम के साथ साथ बाकी डिटेल भी लिखेगा कि कितने शेयर उसने सब्सक्राइब किए थे, कितने शेयर उसको मिले हैं, उस शेयर्स का नंबर क्या है, कितना अमाउंट पेड है, कितना पे करना बाकी है, टाइप ऑफ शेयर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग ही विल मेंशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू दी मेंबर्स। उसको शेयर सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा और मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम क्या है? विद इन 2 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब से हमने अलॉटमेंट किया है वहां से 2 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? विद इन 2 मंथ्स आपको शेयर सर्टिफिकेट मेंबर के घर पर पहुंचा देने हैं, जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां पर पहुंचा देने। कितना पीरियड दिया? विद इन 2 मंथ्स। कब से? फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब से शेयर आपने अलॉट किया है, मतलब जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में हमने रेजोल्यूशन पास किया है शेयर अलॉटमेंट का, या हमने लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू किया है, वहां से काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा कि 2 महीने के अंदर आपको आपके घर पे शेयर सर्टिफिकेट मिल जाए। इन द केस ऑफ शेयर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, मतलब डीमेटेरियलाइज्ड है, द एंट्री ऑफ द एप्लीकेंट्स आर मेड बाय डिपॉजिटरी। ये जो एंट्री है कौन करेगा? डिपॉजिटरी करेगा। कौन करेगा? डिपॉजिटरी करेगा। ठीक है। So let us now understand what is share certificate. Share certificate सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिखता कैसा है share certificate. Take an example. तो शेयर सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी या पेपर फॉर्मेट में सबसे पहले वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का या जो इंस्टीट्यूशन है, जो कंपनी है, उसका नाम लिखा होता है हेडिंग में। ठीक है। नेक्स्ट,
उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस और कहाँ मिलेगा आपको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पर मेंशन होता है। उसका जो कॉन्टेक्ट डिटेल है, फैक्स नंबर, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। वेबसाइट एड्रेस हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है, और फिर इस पर दिखाया जाएगा कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है क्या। दिस इज व्हाट? दिस इज शेयर सर्टिफिकेट। दिस इज शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट ऐसा एक टैगलाइन ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्या सर्टिफाई किया गया है यहाँ पर ये शो होगा। तो लेट अस रीड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। This is to certify, this is to certify that the persons named, person और person मतलब एक या एक से ज्यादा लोग भी इसके मालिक हो सकते हैं। The person named in this certificate, जिस व्यक्ति का नाम इसमें लिखा हुआ है, is और are, वो अकेला या ये सब मिलकर के, are the registered holder और holders ऑफ द विद इन मेंशन शेयर। नीचे जो नंबर्स मेंशन किए गए हैं, जो शेयर्स मेंशन किए गए हैं, इसके ये रजिस्टर्ड होल्डर हैं। कैसे होल्डर हैं? रजिस्टर्ड होल्डर हैं। बियरिंग द डिस्टिंक्टिव नंबर, तो ये शेयर सर्टिफिकेट पे और क्या है? डिस्टिंक्टिव नंबर्स हैं। हियर इन स्पेसिफाइड इन द अबव कंपनी सब्जेक्टेड टू, मतलब ये जो कंपनी है ना, इसके बारे में बताया। हियर इन स्पेसिफाइड इन द अबव कंपनी, इस कंपनी में ये स्पेसिफाइड है। सब्जेक्टेड टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसका अथॉरिटी, जिसका पावर कहां पे शो होता है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कि ये कंपनी शेयर इशू कर सकती है और इसके अंडर में ये शेयर इशू हुआ है। एंड दैट द अमाउंट एंडोर्स्ड हियर ऑन हैज बीन पेड अप ऑन ईच सच शेयर, और नीचे जो अमाउंट लिखा हुआ है उतना अमाउंट पे किया हुआ है ना। तो इसी तरीके से नीचे दो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। फर्स्ट वन, इक्विटी शेयर ईच ऑफ रुपीज, कितने का ये शेयर है ना, तो इसका फेस वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। कितने का शेयर है? ये 10 रुपीज का शेयर है। और कितना अमाउंट अब तक इस पे पेड हुआ है, तो हम लिखेंगे अमाउंट पेड अप पर शेयर। तो सपोज इसके ऊपर 5 रुपीज अब तक पेड हुआ है। तो एक है इशू प्राइस और दूसरा है पेड अप वैल्यू। ये जो 10 है, ये क्या है? ये है इशू प्राइस या फेस वैल्यू है, और ये क्या है? ये पेड अप वैल्यू है। ठीक है। नेक्स्ट, अदर इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले डिस्टिंक्टिव नंबर। तो यहां पर जितने भी शेयर है, सपोज इसके अंदर 100 शेयर हैं, तो इसमें 2001 से 2100 तक उनका क्या है? हर एक सर्टिफिकेट का या हर एक शेयर का अलग नंबर है, तो नंबर यहां पर प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड फोलियो नंबर, मतलब इस शेयर सर्टिफिकेट को कहीं रजिस्टर किया गया होगा, कहीं रजिस्टर में इसका डिटेल लिखा गया होगा, तो उसका नंबर यहाँ पर, उसका पेज नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का नाम यहां पर आ गया। शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहां पर मेंशन किया जाएगा। एंड एट द एंड, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स। तो इस तरीके से स्टार देकर के बीच में लिखा जाता है कि ये 100 शेयर का एक सर्टिफिकेट है। मतलब एक सर्टिफिकेट में कितने शेयर हैं? 100 शेयर। और इसके बाद इसको कब सर्टिफाई किया गया, उसका डेट लिखा है। दिस सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन 10th जुलाई 2011 अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ये पुराना जो एक्ट है उसके तहत इसको इशू किया गया था। अभी जो नया इशू होगा तो वो होगा कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ रेवेन्यू स्टैंप उस पे लगाए जाएंगे। कंपनी का कॉमन सील होगा और एक चेयरपर्सन, एक मैनेजिंग डायरेक्टर और एक ऑथराइज सिग्नेटरी हु इज नोन एज सेक्रेटरी, है ना, उसका सिग्नेचर यहां पर मेंशन होगा। तो इस तरीके से हमारा शेयर सर्टिफिकेट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? शेयर सर्टिफिकेट। नाउ लेट अस रीड अबाउट शेयर सर्टिफिकेट। इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी। कैसा डॉक्यूमेंट? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड क्यों बोला है? कंपनी के रजिस्टर में इसकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप। ये एक सबूत है, ये एक प्रूफ है किसका? ओनरशिप का, कि इसका मालिक कौन है। ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। द शेयर सर्टिफिकेट इज प्राइमा फेसी एविडेंस, मतलब
पहला एविडेंस ऐसा है जिसको तुरंत स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर किसी ने बोला कि मेरा ये शेयर मेरे नाम पर है और शेयर सर्टिफिकेट दिखा दिया, तो ये मान्य कर लिया जाएगा कि ये शेयर सर्टिफिकेट उसी का है, क्योंकि उसको प्रॉपर क्या मिला, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द शेयर। If any dispute about membership arises, the share certificate will be held as evidence and not the entries in the register of member. अगर कभी कोई dispute हुआ, कभी कोई परेशानी हुई इसके टाइटल पर लेकर के, तो रजिस्टर में क्या लिखा है उसको नहीं देखा जाएगा, सर्टिफिकेट पे किसका नाम है उसको कंसीडर किया जाएगा, है ना। हो सकता है ना ऐसा कि किसी ने क्या किया, रजिस्टर में जाकर के नाम चेंज कर दिया, कट करके वहां पर नाम चेंज कर दिया, फ्रॉड किया, तो ऐसे केस में रजिस्टर वाला कंसीडर किया जाएगा या शेयर सर्टिफिकेट का नाम कंसीडर किया जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट का। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है, कंपनी का स्टैंप, हम इसको सिग्नेचर भी बोल सकते हैं कंपनी का, तो उसके अंडर में इशू किया जाता है। हमने देखा कि कंपनी का एक कॉमन सील, एक ठप्पा स्टैंप लगा होता है ऑफ द कंपनी, इफ एनी एंड साइंड बाय 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो बहुत अच्छी बात है, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, दूसरा कौन, कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए, और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन, या किसी और को अगर अथॉरिटी दी है तो उसका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। कंपनी हैज टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट टू दी ऑल अलॉटी, जितने भी अलॉटी जिसको हम शेयर देने वाले हैं सबके पास शेयर सर्टिफिकेट जाना चाहिए, एज वेल एज ट्रांसफरीज ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, या आपने किसी को शेयर ट्रांसफर कर दिया है तो जो नया व्यक्ति है जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफर हुआ है उसके पास भी क्या जाना चाहिए, उसके पास भी ये शेयर सर्टिफिकेट जाना चाहिए। इट इज इशूड ऑन पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर, तो ये फुल्ली पेड भी हो सकता है, पार्टली पेड भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग ने इसके प्रीवियस एग्जांपल में देखा, क्या देखा कि 10 रुपीज इशू प्राइस था बट 5 रुपीज पेड अप वैल्यू था, मतलब वो पार्टली पेड शेयर था, तो इस तरीके से भी इशू हो सकता है। क्या कंटेंट होते हैं, क्या कंटेंट होते हैं शेयर सर्टिफिकेट के अंदर, शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन फॉर्म SH1 एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, तो जैसा कंपनीज रूल 2014 बताता है उसके अकॉर्डिंगली शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए उसमें, सबसे पहले होना चाहिए नेम ऑफ द कंपनी, CIN नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये तीनों बातें हेडिंग में होनी चाहिए। सेकंड, फोलियो नंबर होना चाहिए उसमें, रजिस्टर्ड फोलियो नंबर। देन शेयर सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, नेम ऑफ मेंबर होना चाहिए, जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर है उसका नाम होना चाहिए, नेचर ऑफ शेयर, कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, आपको वहां पर बताना है, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर्स हैं, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर, है ना, हर एक का डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, अमाउंट पेड ऑन शेयर, कितना अमाउंट अब तक पे हुआ है ये आपको बताना है, कॉमन सील और सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, उसका सिग्नेचर उसके ऊपर होना चाहिए। कब इशू करें, तो टाइम पहले बात कर रहे हैं, विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो जब से यहां पर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये आप कैंसिल कर दीजिए और आपको क्या लिखना है यहाँ पर, विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जब से अलॉटमेंट हुआ है वहां से 2 महीने के अंदर आपको ये शेयर इशू करने हैं। किसको इशू करने हैं, टू सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, यहां पर हम सब्सक्राइबर की बात कर रहे हैं, मतलब इनकॉर्पोरेशन इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, तो यहां पर हम किसकी बात करें, जब शेयर सर्टिफिकेट पहली बार दिए जाते हैं, पहली बार किसको दिए जाते हैं, सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, मतलब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो कुछ लोगों ने उसको साइन किया था, हमने देखा था ना, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, 7, जो उसको क्या करेंगे, साइन करेंगे, जिनको कहा जाता है सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये फर्स्ट शेयर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फर्स्ट शेयर, तो वो कब हो जाना चाहिए, विद इन 2 मंथ।
फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कब? जब अलॉटमेंट हो चुका है, तो जो अलॉटी है उसको 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। थर्ड, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ द ट्रांसमिशन। तो जब शेयर सेल हो जाता है तो आपको मिलता है ट्रांसफर इंटीमेशन या ट्रांसफर रिसीट। तो जैसे ही आपको ट्रांसफर रिसीट मिला है, उसके 1 महीने के अंदर नया जो पर्सन है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी या जो होता है बायर, बायर को ये शेयर मिल जाना चाहिए। टू द ट्रांसफरी इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। बराबर है। तो यहाँ पर 3 केसेस लिए गए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या था? जब इनकॉर्पोरेशन हुआ, क्या हुआ? इनकॉर्पोरेशन। तो जो मेमोरेंडम को साइन करने वाले सब्सक्राइबर्स थे, उनको 2 महीने के अंदर शेयर मिल जाना चाहिए, सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। दूसरा, जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब किया था और उनको अलॉट किया गया, उनको कहा जाएगा अलॉटी, तो उनको 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और तीसरा, जिन्हें ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफरी, ट्रांसफरी मतलब जो बायर हैं, ठीक है ना, तो उनको कितने महीने के अंदर मिल जाना चाहिए? विद इन 1 month। समझ में आई बात? अब कभी कभी क्या होता है, आपके पास जो पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट है वो अगर गुम हो जाए, तो क्या उसका कोई प्रोविजन है कि उसके बदले में हमें डुप्लीकेट मिल सकता है? होता है ना। फॉर एग्जांपल, आपका जो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड सर्टिफिकेट है, आपने 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया तो आपको रिजल्ट मिला और बोर्ड का सर्टिफिकेट मिला, लेकिन किसी कारणवश वो मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया, और अब आपके पास कोई बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है या रिजल्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप स्कूल में जाके अप्रोच करोगे और उनको डुप्लीकेट बोर्ड सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कहोगे। तो बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास रखा हुआ शेयर सर्टिफिकेट अगर गुम हो जाए, तो क्या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कराया जा सकता है? आंसर इज यस। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? A company can issue duplicate share certificate if first one, original share certificate has been defaced, मतलब वो दिखने में खराब हो गया है, मल्टीलेटेड फट वगैरह गया है, टॉन हो गया है, एंड इज सरेंडर टू द कंपनी, है ना। आपने जो पुराना वाला है वो क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। तो पुराना वाला आप दोगे तो कंपनी आपको नया प्रिंट करके देगी। नंबर 2, इट हैज बीन प्रूव्ड बाय द होल्डर दैट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। लेकिन वो शेयर सर्टिफिकेट है ही नहीं, गुम हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब जल गया। सपोज आपके घर में आग लगी और उसमें शेयर सर्टिफिकेट भी जल गया, तो क्या करोगे? देने के लिए तो कुछ है नहीं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि शेयर सर्टिफिकेट क्या हो चुका है? डिस्ट्रॉय हो चुका है। In the case of loss of share certificate, the company puts up a notice in the newspaper to announce the loss of the share certificate। तो पहले कंपनी क्या करेगी? पहले कंपनी एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगी कि ये शेयर सर्टिफिकेट क्या हो चुका है? लॉस हो गया है, ये नंबर का शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो गया है। और इन केस बाय एनी चांस कोई अगर इस नंबर के शेयर के साथ डील करता है, तो कंपनी उसके लिए जवाबदार नहीं है ना। तो ये इनडायरेक्टली इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये नंबर के शेयर सर्टिफिकेट के साथ आप डील मत कीजिए, क्योंकि कंपनी इसको कैंसिल करने जा रही है। एंड आस्क द फाइंडर इफ एनी टू रिटर्न इट टू द कंपनी। हाँ, पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये शेयर सर्टिफिकेट किसी को मिला है तो वो रिटर्न कर दें, लॉस्ट हो गया है तो। इफ द कंपनी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक, अगर कंपनी को पब्लिक से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, देन द कंपनी कैन इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो कंपनी बाद में क्या कर सकती है? एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकते। तो पहले कंपनी ने क्या किया? न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि ये नंबर का शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, तो अगर किसी को मिला है तो इस पीरियड के अंदर आकर के जमा करा दे। अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सामने से नहीं मिलता तो कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, ठीक है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। देखो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि डुप्लीकेट इशू करने का टाइम पीरियड कितना है? 3 months का पीरियड है। कितना पीरियड है? 3 months का पीरियड। कंपनी इशूड इट ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर रजिस्टर है ना, जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है, उसी को ये इशू होगा। द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड स्टेट इन
बोल्ड दैट इट इज अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, तो उसके ऊपर लिखा रहेगा, जो नया सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है उसके ऊपर क्लियरली बोल्ड में लिखा रहेगा कि ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है। कंपनी हैज टू पे हैवी पेनल्टी इफ इट हैज इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड। कंपनी को हैवी पेनल्टी पे करनी हो सकती है अगर किसी को फ्रॉड करने के इंटेंशन से कंपनी ने ऐसा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है। गेटिंग इट एवरीवन? तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के भी कुछ प्रोसीजर हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। सो हियर वी हैव डन विद टुडेस थिंग, डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद कॉल्स ऑन शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।